आगे बात कर रहे हैं कि वो कॉस्ट कितनी आती है रजिस्ट्रेशन की। मैं लीगल कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे। आईपीआर एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट मेरी पोस्ट। तो मैं यहाँ पे उनके केसेस भी लगाता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो में कि अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या कुछ है, उसके आगे अगर कोई थर्ड पार्टी यूज होता है तो हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। तो वहाँ पे कोर्ट में भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सारे हमारे क्लाइंट्स को। और जो उसके पहले की प्रोसीडिंग है, मतलब जो आईपी ऑफिस के सामने होती है जिसमें आप रजिस्टर कराते हो अपने अलग अलग अधिकार चौर हो, तो वो भी मैं करता हूँ यहाँ पे, दोनों ही काम करता हूँ। ओके सर। तो अगर कोई करियर बनाना चाहता है एसआई पर, तो उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? देखिए, एडवांटेज बता सकता हूँ, डिसएडवांटेज अगर मुझे पता होता तो मैं आता ही नहीं। खैर, ऐसा है कि हर एक प्रोफेशन के होते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो ऐसा है कि जैसे लॉयर होने की वजह से, कोई भी लॉयर हो, आप आईपी के हो या किसी भी तरीके के लॉयर हो, उसके अपने एक प्रिविलेजेस होते हैं, क्योंकि आप कोर्ट के ऑफिसर हैं। तो आप, और दूसरा, आप अपने अधिकारों को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके राइट्स क्या है और आपकी लाइबिलिटीज क्या है वो आप अच्छे से समझते हैं। तो उस वजह से आपका कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया कर सकता, आपका कोई अब्यूज नहीं कर सकता, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि आपको आपके अधिकार बहुत अच्छे से पता है। तो इसलिए लॉ तो ऐसा है कि मेरा मानना है कि कोई किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, उसे बैकग्राउंड में भले ही एक साइड डिग्री ही सही, लेकिन लॉ कर लेना चाहिए अपनी जिंदगी में, ताकि उसके अधिकार उसे पता रहे। और उसको कोई चाहे वो कोई पुलिस हो, चाहे वो किसी तरीके की कोई गवर्नमेंट के ऑफिस हो, या मेरे से ऐसी चीजें करवा रहे हैं, या मुझसे कुछ गलत काम हो रहा है मेरे साथ, या मेरे राइट्स अब्यूज हो रहे हैं या शोषण हो रहा है मेरा, तो वो उसे रोक सकता है। और उसे माध्यम भी पता होगा, पहले तो उसे अपने अधिकार पता होंगे कि उसे क्या करना है, फिर उसे अपना माध्यम पता होगा कि मुझे कहाँ और कौन सी अथॉरिटी को अप्रोच करना है इसके खिलाफ। तीसरा, उसको प्रोसीजर पता होगा कि किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या एप्लीकेशन बनानी है, क्या कोर्ट में क्या होगा, एविडेंस कैसे चाहिए, आपको कौन से सबूत मुझे संभाल के रखने हैं, कौन से मुझे, मतलब क्या क्या मुझे आगे जरूरत पड़ सकती है। आपकी फायर साइटेडनेस डेवलप हो जाती है। तो ये जो फार साइटेडनेस है, यही मुझे लगता है कि किसी भी लॉयर का, मैं आईपी लॉयर का नहीं बोलता क्योंकि आईपी लॉयर के ऐसे कोई अलग से डिसएडवांटेजेस नहीं है, किसी भी लॉयर के हैं। तो होता यह है कि आप ना इंसानों को परखना जान जाते हो बहुत ज्यादा अच्छे से, और आपको उसके अंदर गहर, मतलब क्योंकि आपका काम ही दिन भर लोगों को पढ़ना है, आपके पास जब भी कोई आता है तो वो अपनी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ही आपको लाता है। कभी भी कोई भी गुनाहगार हो या गलत हो या सही हो, वो सिर्फ अपना ही साइड रखेगा आपके सामने आके। वो कभी नहीं बताएगा कि उसकी क्या गलतियां हुई, वो सिर्फ ये बताएगा कि उसके साथ ये वो हुआ, उसने ऐसा हुआ तो उसने ये किया और फिर ये हुआ। ये नहीं बताएगा कि उसने क्या किया। तो आपके अंदर वो चीज हो जाती है समय के साथ डेवलप, जिससे आप ना आदमी की आधी बातें समझ सुन के भी ये समझ लेते हो कि ये कितना पानी में है, इसने क्या क्या किया होगा, क्या क्या नहीं किया होगा। और फिर आप उससे राइट क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि देखो आपने ये बताया, अच्छा इसके पहले आपने क्या किया था। फिर वो बोलेगा सर मैंने भी उसको दो बातें बोली थी। हाँ, तो वो दो बातें का कौन बताएगा, पहले नहीं बताया था उसने, कि उसने सिर्फ ये बोला कि एक आदमी आके मेरे को बोलता है कि मुझे इसने तमाचा मार दिया, और फिर सर मेरे को बहुत मारा इन लोगों ने मिलके, ये वो वगैरह, और अब मुझे इनके खिलाफ एक्शन लेना है। तो वो अपनी कहानी बता रहा है। आपको ये चीज मालूम चल जाती है कि भाई अगर इसने ऐसा किया तो कोई आदमी राह चलते तुम्हें मारेगा नहीं। अच्छा राह चलते मारा तो बताओ मुझे कि राह चलते मारा, तो चलो ठीक है। नहीं नहीं, राह चलते तो नहीं मारा था, हमारी बहस हुई थी, मैंने चार बातें बोली, उसने चार बातें बोली, फिर मैंने उसको कुछ बोल दिया, उसने मुझे मार दिया। तो ऐसे आपको, ये एक मैंने क्रिमिनल का बताया क्योंकि इसमें ऐसा आपके साथ भी मतलब आगे पीछे भी घटनाएं घटती है। आईपी का बताऊंगा तो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा और वो आप शायद रिलेट ना कर पाए उनको सारे ऑडियंस, तो इसीलिए मैंने ऐसा एग्जांपल दिया। तो लॉयर के तौर पे आपको ना सही क्वेश्चन पूछना, सही इंफॉर्मेशन निकालना लोगों से आती है। अब ये एडवांटेज है आपके प्रोफेशन के लिए, क्योंकि आपको आपको कोई झूठ नहीं बोल पाता, आपके सामने सारी बातें सब कच्चे चिट्ठा रख देता है। पर वही आपका डिसएडवांटेज तब बन जाता है जब आप सोशल और सामाजिक जो जिंदगी है आपकी, उसमें भी आप लोगों को इतने ज्यादा अंदर से नाप लेते हैं कि आपकी दोस्त कम रह जाते हैं। आपके नॉर्मल जो घर की डोमेस्टिक जिंदगी है उसमें भी आपको लोगों के प्रोज एंड कॉन्स ऐसे हाईलाइट हुए हुए दिखते हैं।
मतलब यू कैनॉट अनसी इट वंस यू सी इट वाला हिसाब किताब है कि एक बार आपको ऐसा दिख जाएगा चीजों के अंदर, आपसे कोई नया आदमी मिलने आ रहा है, बात करने आ रहा है, आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है, आपके साथ आगे जिंदगी बिताना चाहता है, ऐसा कुछ भी होता है आपके साथ लाइफ में, तो वो होता है कि आप उसको एक ही मिनट में परख लेते हो। ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट आप उससे बात करेंगे और आप उसकी पूरी सच्चाइयां जान जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ये सच्चाई जान जाएंगे। देखिए, इंसान कोई भी हो, आप हो, मैं हो, या कोई और जो इसे देख रहा है, हर इंसान के अंदर 4 बुराइयां 4 अच्छाइयां होती है। हमको उनकी उस बुराइयों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ अच्छाई पे ध्यान देते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि कोई ऐसा दोस्त आपका नहीं होगा, कोई माँ बाप को छोड़ के ऐसा कोई और आपको तीसरा इंसान नहीं मिलेगा अपनी जिंदगी में, चाहे वो आपकी पत्नी भी क्यों ना हो या गर्लफ्रेंड भी ना हो, जिसके खुद के भी 4 चीजें 4 पहलू ऐसे हैं जो आपको नहीं पसंद है या आप नहीं है, वो सही नहीं है, हर इंसान में होता है। अब एज अ लॉयर बस ये दिक्कत आती है कि आपको चीजें एकदम तुरंत दिख जाती है, और तुरंत दिख जाती है तो आप बहुत बार रिपेल कर जाते हो फिर आपसे दोस्ती, क्योंकि आप लोग जो लोगों के लिए मतलब कोई आप 4 सर्कल में खड़े हैं जहाँ पे एक जो है थोड़ा मैनिपुलेटिव किस्म का इंसान है, वो 3 लोगों को 4 लोगों को मैनिपुलेट कर पा रहा है, पर आपको नहीं कर पा रहा। अब वो 4 तो साथ में हैंग आउट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो उनके साथ हैंग आउट। क्यों? क्योंकि आपको उसकी सच्चाइयां पता है। पर ऐसे में क्या होता है, आपका सोशल सर्कल लिमिटेड हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा लॉयर्स और जजेस जो हैं, वो एक जो सोशल सिकनेस से ही उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है कि उनको सामाजिक बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं वो उसमें थोड़े से पुअर हो जाता है। तो उससे आपका मानसिक और आपकी मतलब ओवरऑल हैप्पीनेस जो आपकी लाइफ में होती है वो थोड़ी हद तक आपकी कम हो जाती है। पैसा बहुत है इस प्रोफेशन में, पावर बहुत है, तो पैसा और पावर जिसको दोनों चाहिए वो या तो कोई गवर्नमेंट की अच्छी आईएएस के एग्जाम दे या लॉयर बन जाए। फिर आपको ना डर है कि वो आपके मित्र हैं, ना चोर डकैत गुंडेगर्दी जितने भी लोग करते हैं, जो आपके यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट जिन्हें लोग कहते हैं, वो भी आपसे बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि उनका आपसे काम है। सॉरी, उनका आपसे काम है, तो वो बेसिकली आपसे अच्छे से रहेंगे, वो वकील साहब करके ही आपसे बात करेंगे। आपसे कोई भी सड़क चलते राह चलते बदतमीजी गैर जिम्मेदाराना हरकत कोई नहीं करेगा ऐसा आपके साथ। आप एक सोशली एलिवेटेड स्टेटस में जी रहे हैं, आप एकदम सिक्योर्ड हैं। और दूसरी तरफ जो लॉ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, मतलब हमारे पुलिस, हमारे जजेस, हमारे ऑफिसर्स, ये सब भी आपसे बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका भी आपसे काम है। आप एक मध्यस्थ हो इन दोनों के बीच में, एंटी सोशल और लॉ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के बीच का जो स्तंभ है वो लॉयर है। तो पुलिस भी आपसे कभी बदतमीजी नहीं करेगी, पुलिस आपकी कोई राइट नहीं खाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्हें सब पता है। और अगर इन्हें एक बार अपने कुछ गड़बड़ कर दी इनके साथ, तो बाद में हमें बहुत बुरा हो जाएगा हमारे साथ, हम भले ही पुलिस में क्यों ना हो। इनकी पहचान ज्यादा होगी, या हमारे जज के सामने कंप्लेंट कर देंगे, या हमारी कुछ और, हम सस्पेंड हो जाएंगे, हमें कहीं ट्रांसफर मिल जाएगा, तो वो भी हम अच्छे से ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सोशल एलिमेंट है वो भी अपने अच्छे से ही रहेंगे। तो आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे जिंदगी को। एक मान लीजिए कि सब लोग अगर सड़क पर चल रहे हैं तो आप 2 फीट ऊपर चल रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है जिंदगी में। आप जिस चीजों से जिनसे भी मिलोगे, आप जो भी इंसान, अभी क्या होता है कि लॉयर तो बहुत सारे होते हैं पर अच्छा लॉयर बहुत कम होता है। जैसे डॉक्टर्स बहुत सारे होते हैं, अच्छे डॉक्टर कम होते हैं। तो क्या होता है कि जो अच्छा डॉक्टर होता है या अच्छा लॉयर होता है, उससे हर इंसान मिलना चाहता है, हर इंसान गुडबुक चाहता है। तो आपके जितने भी पारिवारिक दोस्त होंगे या सोशल फैमिली या जो भी XYZ या एक्सटेंडेड फैमिली भी आपकी होगी, ऐसे ऐसे लोग आपसे बात करेंगे जिनको आपसे मतलब आपने बचपन से देखा भी नहीं, शायद आप उनसे कभी मिले ही नहीं, कभी किसी शादी के दौरान या कभी किसी फंक्शन में मिले थे, पर अब वो उन्हें पता है कि आप ऐसे जगह पे हैं कि आपसे मिलना और आपसे बात करना और आपकी उसमें रहना उनको पसंद है। तो वो आके आपसे खुद ही आपसे मुलाकातें करेंगे, आपका टाइम लेंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि उनको 4 चीजें उनके मन में होगी। अब वो नहीं समझते कि आप IP लॉयर हो या आप कौन हो, वो आपको लॉयर समझते हैं। तो वो अपनी फैमिली के कोई डिस्प्यूट होंगे तो आपको बताते रहेंगे, उनके घर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताएंगे। तो उनको मालूम है कि आपको हमेशा आपसे काम पड़ता रहता है, जैसे डॉक्टर से हमें काम पड़ता है, तो आपके परिवार में जो कोई भी डॉक्टर होता है अच्छी ओहदे पे, उससे पूरा का पूरा परिवार अच्छे से ही रहता है, क्योंकि मालूम है कि कभी भी ये काम आ सकता है। तो वो एक फायदे हैं, मतलब बहुत फायदे हैं उस चीज के कि आप ऐसी जगह पे अच्छा लॉयर, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप लॉयर हैं पर आपको आता ही नहीं है कुछ समझ में, तो फिर आपसे 2-3 बार आदमी बात करेगा, समझ जाएगा कि इसको कुछ ज्यादा चीजें आती नहीं है, ये बस ऐसे ऊपरी मतलब इसने बस पढ़ाई करके लॉ कर लिया है, कैसे तो करके डिग्री बना लिया अपनी, और अपने आप को लॉयर क्लेम करता है, पर है नहीं।
तो जो भी करें अपनी जिंदगी में प्रोफेशन, वो ऐसा करें कि आप अपने साथ साथ पूरे समाज को ही उठा सकते हैं, इतनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है। लॉयर के साथ ऐसा है कि लॉयर जहां जाए वहां से उसको काम मिल सकता है, वो कहीं पे जिंदगी में लगे उसको कि यहाँ पे इस इंसान के साथ गलत हो रहा है, कहीं चाइल्ड अब्यूज होता हुआ देखे, कहीं फैमिली अब्यूज होता हुआ देखे, कहीं कोई सोशल ट्रॉमा देखे, कहीं कोई जातिवाद समाजवाद या ऐसा कुछ देखे, जहां पे कोई करप्शन देखे, तो वो वहां से इशू बना के उस इंसान को जस्टिस दिला सकता है। तो आप न्यायपालिका के इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं और आप पूरे सिविलाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, आप इतने एम्पावर्ड हो जाते हैं। तो उस एम्पावरमेंट को अच्छे से इस्तेमाल करना वही जानता है जिसको लॉ अच्छे से पता है और जिसके एथिक्स अच्छे हैं। एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एथिकली सही होना। ये सारे अपने व्यूअर्स को या बोलूंगा, एजुकेशन एक अपनी जगह पे है। मतलब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसमें कि भगवान राम और रावण में एजुकेटेड ज्यादा रावण ही था, ठीक है। अगर कोई भी बोलेगा कि एजुकेशन किसका ज्यादा था, तो एजुकेशन में वो तो महापंडित थे रावण तो, ठीक है। उसके बाद पावर किसमें ज्यादा थी, तो पावर भी राम से ज्यादा रावण में थी। रावण ने इतने सालों से इतनी सारी साम्राज्य उसने स्थापित कर रखा था, 7 लोकों में बोला जाता है कि उनका साम्राज्य स्थापित था। अच्छा, पैसा किसके पास था, पैसा भी रावण के पास ज्यादा था। पैसा तो उनके पास सोने की लंका थी, ये थी, और पुष्पक विमान था, हजारों करोड़ों के रुपए में क्या था, सोने की लंका था, सब कुछ उनके पास ज्यादा था। पर कहाँ वो चूके, रावण सिर्फ और सिर्फ एथिक्स में चूके। तो एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है किसी भी जिंदगी का। एजुकेशन से आपको कुछ हद तक चीजें समझ में आ जाती है, पर उस एजुकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके एथिक्स पे डिपेंड करता है। इसलिए अंदरूनी, मतलब क्या बोलना चाहिए, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, सही और गलत को पहचानने का जो विजन है, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक लॉयर वो भी होता है जो मर्डरर के साइड होता है, और एक लॉयर वो भी होता है जो बचाने के साइड होता है, जिसके खिलाफ, जिसका रेप हुआ उसकी तरफ से लड़ रहा होता है, या जिसका मर्डर हुआ उसके परिवारजनों की तरफ से लड़ रहा होता है। जय भीम आपने देखी हो, तो सब दलितों के लिए लड़ रहे हैं। कोई और अच्छे लॉयर, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, खैर अच्छा बुरा भी एक ग्रे कंसेप्ट है, पर जो माने वो सही, जो माने वो गलत वाला हिसाब किताब है। बट ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि एथिक्स आपके कैसे हैं। एजुकेशन लो, अच्छा से एजुकेशन लो, लेकिन साथ में अपने एथिक्स को साफ रखो। अपनी सही गलत की पहचान, मोरालिटी जिसको कहा जाता है, वो मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल में, जो उसको एक अच्छा वकील, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा कोई भी इंसान, एक नॉर्मल सा सड़क साफ करने वाला भी एथिकली सही या गलत हो सकता है। तो वो भी आपको देखना है कि आप एथिकली साफ, अच्छे झाड़ू मारने वाले भी बनो। जो बनो वो अच्छा बनो, वो इम्पोर्टेंट है, जो लोग समझते नहीं है उस चीज को। सिर्फ एजुकेशन। सर डिसएडवांटेज आपने कुछ डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया कि आपकी सोशल और पर्सनल लाइफ। हाँ जी जी, हेलो, आवाज नहीं आ पाई मुझे। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी विक्रम। ओके, आपने कुछ महसूस की होगी डिसएडवांटेज इसकी? हमारे पास चीजें हमेशा परिणाम होने वाले इंसान ही आते हैं वकील के पास। साहब हमारा घर किसी ने छीन लिया, साहब हमारा घर था वहां पे किसी ने कब्जा कर लिया, साहब हमारी बेटी के साथ रेप हो गया, साहब हमारे यहाँ पे मर्डर हो, साहब हमारे यहाँ पे हम 2 पार्टनर्स थे, इसने मेरा पूरा डेटा चुरा के भाग गया, सब मेरे ट्रेडमार्क को कोई और ले रहा है, आज की तारीख में मैं रोड पे आ गया हूँ और कोई और अमीर हो रहा है। मतलब यू गेट अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी डे टू डे इन योर लाइफ, एंड दिस नेगेटिव एनर्जी समहाउ बिल्ड अप। मतलब वो होता है, वो आप अगर उसको सॉल्यूशन दे रहे हो तो आपके अंदर भी वो एब्जॉर्ब हो जाती है। लोग इसे समझना बहुत मुश्किल है, पर क्योंकि मैं इसी चीजें पढ़ता हूँ, आध्यात्मिक किताबें, तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें कैसे होती है। और उनका एक और कारण है कि हम लोगों को जानते हैं, तो उस वजह से सोशल सर्कल थोड़ा सा आपका कमजोर हो जाता है। एक इंजीनियर का सर्कल ज्यादा बड़ा होगा एक लॉयर के सर्कल से। क्यों? क्योंकि लॉयर सर्कल सिर्फ और सिर्फ उसका प्रोफेशनल सर्कल होगा, उसके दोस्त कम होंगे, उसको रिलेशनशिप में और नॉर्मल जो आपकी डे टू डे फैमिली अफेयर्स हैं उसमें ट्रबल्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्योंकि आपके साथ, आपको कोई किसी का भी झूठ पकड़ने में 1 सेकंड लगता है, आपसे कोई झूठ ही नहीं बोल सका, आपसे कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और रिलेशनशिप्स में, दोस्ती में, यारी में आपको 4 बार मैनिपुलेट होना पड़ता है।
आपको पता होता है या नहीं भी पता होता, कभी कभी लोगों को नहीं समझ में आता कि उसे मैनिपुलेट कर देगा, लेकिन दोस्ती निभी रहे, तो उसी एक वजह से दोस्ती बनी चलती रहती है, क्योंकि दोस्ती में भी अप्स एंड डाउन होते हैं, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन होते हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि लॉयर होने की वजह से आपको हर चीज मालूम चल जाती है, और वो चीज आपको बार बार पॉइंट आउट कर रहा होता है आपका दिमाग, देख यहाँ पे ये झूठ बोल रहा है, देख यहाँ पे ये बोल रहा है, देख इसने यहाँ पे ये हरकत करी, तूने ऑब्जर्वेशन स्किल्स, अब आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप हो चुकी है, तो बेसिकली आप उसकी हरकतों से, उसकी लैंग्वेज, उसके बोलने के तरीके से, इनफैक्ट ओरेटरी स्किल, जैसे वो बोल रहा है कि वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि लेस कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, वो किधर उधर देखते हुए बोल रहा है, आंखें कहाँ है उसकी, चेहरा कहाँ है, पैरों पे पैर तो नहीं है, हाथ पे हाथ तो नहीं है, ये जो चीजें होती है ये पर्सनालिटी स्किल्स होती है। अगर आप पैरों पे पैर रख के बोल रहे हो तो आप कुछ अलग प्रोजेक्ट कर रहे हो, हाथों पे हाथ रख के बोल रहे हो तो कुछ और प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपकी आंखें यहाँ वहां जा रही है, मतलब आप झूठ बोल रहे हो। तो ये जो चीजें हैं ये आपके अंदर ऐसी इनबिल्ट हो जाती है, मानो कि कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया है तो आप रीड कर पा रहे हो सामने, और वो रीड करना अच्छा और बुरा दोनों होता है। तो रीड करता है कि यार ये जान दो यार, बोल देगा कुछ, टोक देगा मुझे, इससे छोड़ो यार, रहने दो, इससे बात नहीं करते, रहने दो, इससे नहीं मिलते हैं, क्योंकि अपन उसको कुछ बना नहीं पाएंगे, कोई बहाना बना रहा है तो आप उसको तुरंत बहाना बना है, तूने तो ये बोला था उसके पहले, क्योंकि आपको फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस याद रखने की आदत है। लॉयर के लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि धीरे धीरे उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाती है, एविडेंस देख देख के। हमें हर वो चीज याद रहती है जो हमारे साथ कभी हुई। अगर आपने 1.5 साल पहले ही मुझे कुछ बताया होगा तो मैं 1.5 साल बाद भी आपको बता दूंगा कि हाँ आपने उस तारीख को उस दिन ये मुझे बोला था। फिर सामने वाला पूरा एकदम चारों खाने चित, वो आपसे बात ही नहीं करेगा अगली बार, बोलेगा बहुत बेकार इंसान है, सब याद रखता है, ऐसा थोड़ी होता है। सो दिस इज द ओनली फ्लॉ दैट आई फील इन द लीगल प्रोफेशन, दैट समहाउ आपकी मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ जाता है लाइफ में, आपकी इंडिविजुअल लाइफ में, और उसके भी तरीके हैं कि उससे आप बच सकते हो, क्योंकि वो है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना और अपना कॉन्शियस लेवल सही रखना। मतलब आपको अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छा आहार लो, अच्छी चीजें मतलब अपनी, तो आप अपने मेंटल स्टेटस को सही रख सकते हैं। तो दैट द ओनली फ्लॉ व्हिच आई हैव व्हिच एवरी लॉयर, क्योंकि मैंने लिखे हैं उस पे आर्टिकल कि हाउ व्हाट लॉयर्स गो या व्हाट लॉयर्स अंडर, मतलब जो उनके साथ जिंदगी में होता है उसका रास्ता भी मुझे यही लगा कि बस मेडिटेशन और योगा और अपनी बॉडी एक्सरसाइजेस वगैरह और दिमाग को शांत करने वाली एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो उस फ्लॉ को भी आप सुधार सकते हैं लाइफ में, फिर आपकी जिंदगी एकदम अच्छी रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ में। तो सर जो आपकी जर्नी रही है, जो स्टूडेंट से आप एडवोकेट बने, लॉयर बने, तो इसमें क्या क्या मेजर चैलेंजेस आपको देखने को मिले? मेजर चैलेंजेस सबसे बड़ा तो ये होता है कि अगर आपके घर में कोई लॉयर नहीं है तो आपको लॉयरिंग कैसे करनी है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे करने होते हैं, प्रिपरेशन कैसे होता है, कोई सिखाने वाला नहीं होता। इंजीनियरिंग स्कूल्स में तो क्या है कि 4, 10, 50, 100 लोग होंगे जो आपको सिखा देंगे, जो आपके साथ वाले हैं। 8, 10 लोग एक एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। लॉ स्कूल्स में ऐसा नहीं होता। लॉ स्कूल में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, और खास करके जब आप नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जैसे कोई कॉलेज से पढ़े हो तो एवरी स्टूडेंट दैट यू हैव, एवरी जो आपके साथ जो सहपाठी हैं, आपके जो पाठी बोलते हैं उसको, सहपाठी हैं जो आपके, वो सारे के सारे कॉम्पीट कर रहे हैं आपसे एक होड़ में, रेस में लगे हुए हैं कि कौन पहले आगे निकलेगा। क्योंकि आप ऐसे सेंट्रल कॉलेज के हिस्से हैं जहां एवरीबडी, अच्छा प्रॉब्लम क्या है कि आप कहाँ से आए हैं। अगर आप अपने सेंट्रल कॉलेजेस या नेशनल कॉलेजेस में हर बच्चा जो जहां से भी आ रहा होता है वो अपने अपने स्कूल का टॉपर रहता है, कोई नॉर्मल एवरेज बच्चा वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो वो अपने स्कूल का टॉपर था, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने स्कूल का टॉपर था, और फिर वो एक ही ऐसी जगह आता है जहां सारे टॉपर्स का टॉपर्स बनना है उसको, तो कॉम्पिटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपको सिखाने वाला कम होता है। अच्छा, उसमें आप देखते हो कि जो बच्चों के माता पिता या उनके घर में कोई और लॉयर्स हैं तो उनको काफी एडवांटेजेस मिल रहे हैं, उनको इंटर्नशिप आसानी से मिल जा रही है, उनको सीखने से मतलब कोई अगर कोई ऑफ दिया, हमें कोई प्रोजेक्ट दिया, असाइनमेंट दिया, कोई मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें उनके पेरेंट्स उन्हें हेल्प कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं इस तरीके से ड्राफ्ट करो, ऐसे आर्ग्यू करो, ये करो। उन्होंने अपने घर में वो कल्चर देखा है होते हुए, उन्होंने देखा है कैसे आर्ग्यूमेंट पिताजी के साथ, अगर कोई बच्चा डॉक्टर, मतलब पिताजी डॉक्टर होते तो बच्चा डॉक्टर की थोड़ी बहुत सीख जाता है अपने बड़े होते होते तक, क्योंकि 4 बार वो अपने 100 बार 200 बार जा चुका है अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल। सिमिलरली अगर किसी के पिताजी या माताजी अगर लॉयर हैं तो वो भी उसने लॉयर की प्रैक्टिस कैसी है, जिंदगी कैसी है, और कैसे उसके साथ जाके अपने पिताजी के साथ वो भी 4 चीजें सीख जाता है।
तो वो एक देखा मैंने कि बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर था। मेरे तो 5 पुश्ते इधर और 5 पुश्ते नानी के साइड में और 5 पुश्ते अपने चाचा या मामा के साइड, मतलब पिताजी की साइड में कोई लॉयर नहीं था। तो मुझे कोई हेल्प करने वाला ही नहीं था, तो मुझे सारी चीजें खुद से करनी पड़ी। तो उसमें आप चैलेंज आपको देता है कि आप मतलब, क्योंकि आपको परफॉर्म बहुत अच्छा करना है ताकि आपको इंटर्नशिप मिले, और आपको हजारों जगह अप्लाई करना है, फिर आपकी 10 जगह रिजेक्ट हो जाएगी, किसी एक जगह से आपको कोई ऑफर आएगा, वहां पे आप इंटर्नशिप करने जाओगे। अब आपको उस 20-21 दिन में 25 दिन जितने भी दिन की आपको इंटर्नशिप मिली, उसमें जितना हो सके उतना सीखना है, क्योंकि कॉलेज में तो जो सिखाया जाता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, आपको तो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। फिर अगर आपको मेरे को पर्सनली ये प्रॉब्लम थी कि मैं पब्लिक स्पीकिंग मुझे बहुत मेरी पुअर थी पहले। अगर आज से 6 साल पहले आप मेरा इस तरीके से इंटरव्यू लेते तो मैं शायद बोल ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कतें थी। मुझे अगर कोई बोल दे स्कूल में कि आप जाके 4 चीजें स्टेज पे बोल दे, तो मैं नहीं बोल पाता था। और ऐसा मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है भी, स्टेज फ्राइट बोलते हैं। तो वो मुझे एक प्रॉब्लम थी। तो मैंने उसको ओवरकम करने के लिए, अच्छा अगर स्टेज फ्राइट है तो कैसे चलेगा। अब अगर कोर्ट में जाके 10 लोगों के 100 लोगों के सामने तुम्हें अपना आर्ग्यूमेंट देना है, अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है, सामने वाले के बंदे को, विटनेस को अगर आपको एग्जामिन करना है, उससे 4 क्वेश्चन पूछने हैं, तो यू हैव टू ओवरकम दैट स्टेज फ्राइट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू सो। तो उसके लिए आपको सही वकील पकड़ना है, सही सीनियर जो आपको प्रैक्टिस कराए, बार बार आपको भी मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी होती है। फिर छोटे छोटे स्पीच कंपटीशन मैंने ऐसे ही शुरू किया। मैंने छोटे, मतलब मुझे लगता था कि मेरे कॉलेज में तो मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, क्योंकि मैं ऐसे टाउन से था, भोपाल से, जहाँ पे इंग्लिश इतनी नहीं बोली जाती। वेराज मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे वो दिल्ली से थे, कोई यूएस से था, कोई फॉरेन कंट्रीज से थे, कोई अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूलों से पढ़े हुए, द डून स्कूल से पढ़े हुए। जब आप ऐसे बच्चों के साथ पढ़ते हो जिनकी घर में ही परवरिश के समय ही उनकी इंग्लिश बोली जाती है, तो उनसे आपकी इंग्लिश अच्छी होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश इतनी अच्छी बोलते हैं, उनकी मदर टंग ही इंग्लिश है मान के चलिए। तो जब भी आप उनके साथ डिबेट कर रहे होते हो, और सारे डिबेट्स, क्विजेस या कॉम्पिटिशंस जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। अच्छा, सेम अप्लाइज टू जुडिशियल प्रोसीडिंग भी ज्यादातर जगहों पे आपकी इंग्लिश में ही होती है। अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में, तो इंग्लिश में होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बहुत जगहों पे इंग्लिश में होती है, बहुत जगह पे रीजनल लैंग्वेजेस में होती है, जैसे पंजाब में पंजाबी में, या हरियाणा में हरियाणवी में। तो वो प्रॉब्लम आता है आपको कि आप जब सामने वाले का आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी इंग्लिश में सुनते हो ना, तो आधी देर तो आपको इंग्लिश समझने में लग जाती है, या आधी समझ, मतलब उसको ये देखने में कि वाह यार क्या बोला है इसने। अच्छा, हम यही भूल गए कि हमें क्या बोलना है। हमें तो सोच के बोलना पड़ रहा है, पहले हिंदी में सोच रहे हैं, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, और फिर बोल रहे हैं कि क्या बोलना था। उतने में अपन उस फोर्स के साथ, और उस यानी एक जो पावर होनी चाहिए एक एडवोकेट की बोलने में, वो पिक्चरों जैसा नहीं होता कि पिक्चरों में जैसे दिखाते हैं, बोलते हैं लोगों को ऐसे, ये दे दो वो दे दो, हमें तारीख पे तारीख दे रहे हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे बहुत ही प्रोफेशनल प्रोसीडिंग्स चलती है। इंग्लिश में एक एडवोकेट बोल रहा है, आपको उसको इंग्लिश में आंसर देना है, और एकदम ऐसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, जो एक जरा से भी कहीं पे कोर्ट को कोई बोलना नहीं है, आपको गलत नहीं निकलना चाहिए आपके मुंह से, कहीं से दूसरे एडवोकेट के बारे में बुरा नहीं निकलना चाहिए, माय डियर फ्रेंड, माय लर्नेड कलीग, ऐसे शब्द यूज करने हैं आपको। तो ये जो चीजें होती है, ये आपको सीखनी पड़ती है, क्योंकि आपने ये किया नहीं है, आपको पता ही नहीं था इन सब चीजों के बारे में। आपने तो जो आपके दिमाग में कोड बना है वो तो कुछ और ही है। वो तो मतलब ऐसा है जहाँ पे लोग एकदम खड़े हो जाते हैं, तालियां बजा देते हैं, अरे बहुत अच्छा आर्गुमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब आप वास्तविकता से आपका जब वो होता है, मतलब आप सामने देखते हो आप वास्तविकता को, तब आपको लगता है कि यार मैंने तो कुछ और ही सोचा था, और मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, मैं क्या लड़ूंगा इन लोगों के सामने, इनकी तो इतनी फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस आपको ओवरकम करने पड़ते हैं कि अब धीरे धीरे क्या होता है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, मूवीज देखें इंग्लिश, और उनकी जो यूसेज वाली इंग्लिश होती है वो लिखने वाली इंग्लिश से अलग होती है। मेरी लिखने वाली इंग्लिश खराब कभी भी नहीं थी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, तो मेरे को रिटर्न इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लिख तो मैं कुछ भी सकता था, पर मैं जब बोलता था तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आना था, क्योंकि मेरी स्पोकन इंग्लिश खराब थी। स्पोकन इंग्लिश डिफरेंट होती है। स्पोकन इंग्लिश जो आजकल चल रहा है, उसके यूसेजेस, उसके शब्द के हिसाब से आपको अपने टर्न, बहुत सारे शब्द आप खा जाते हो बोलते समय, क्योंकि आप बोलते समय, आपको पूरा लिखते समय आपको हर एक अक्षर और बीच में यही जवाब सब लगाना पड़ता है। बोलते समय बहुत सारी चीजें, आई कांट डू दिस, ओके गेट ओवर दिस, सो दिस इज हाउ यू स्पीक, सो दिस इज नाउ हाउ यू राइट, बट ना, तो वो सारी चीजें आपको इंग्लिश मूवीज देखने से, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ने से, न्यूज़पेपर्स पढ़ने से, ये सब चीजों से आपको आ जाती है। और फिर आपको ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे जो इंग्लिश में आपसे बात करें अच्छी इंग्लिश में, और आपको उन्हें समय देना पड़ेगा, अपनी इंग्लिश डेवलप करनी पड़ेगी।
इंग्लिश डेवलप करनी पड़ती है, जनरल नॉलेज डेवलप करना पड़ता है, ओरेटरी स्किल। अच्छा, इंग्लिश भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन बोलना नहीं आता। बोलना मतलब नॉर्मल बात करना अलग चीज होती है, और एक स्पीच देना या फिर एक जगह पे अपना पॉइंट रखना, तो कौन से वर्ड पे एम्फेसिस देना है, कौन से वर्ड पे जोर देना है, कौन से वर्ड को धीरे बोलना है, कहाँ मुझे पॉज लेना है, कहाँ मुझे तेजी से बोलना है, ये जो चीजें होती है इसको ओरेटरी स्किल्स कहा जाता है। और लॉयर की ओरेटरी स्किल्स एक्सेलेंट होनी चाहिए, तभी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या अपनी सोच को, आप अगर मुझे अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको एक बार सुनने में समझ में आ रहा है ना, क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं वहां पे रुक रहा हूँ, वहां पे उस तरीके से बोल रहा हूँ। तो वही मुझे कोर्ट को भी करना पड़ता है। अगर मैं नॉर्मल, तुम दो लोगों से बात करते हो तब मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, तब मैं ऐसे नॉर्मली बात करूंगा, हाँ भाई कैसा चल रहा है, सब कुछ सब बढ़िया है, अच्छा अच्छा ठीक। This is how we normally speak, but when you speak before the court, you have to be polished, you have to be very diplomatic, and you have to be very clear on what you speak. एक गलत शब्द आपका प्रयोग अगर आप कर दें तो आपके क्लाइंट के अधिकार खत्म भी कर सकते हैं, इतना ज्यादा आपके उस एक वर्ड का एम्फेसिस हो सकता है। तो इसीलिए आपको वो सारी चीजें जो हैं वो लॉयर के लिए चैलेंजिंग होती है, और लगातार पढ़ना पड़ता है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमें 12वीं के बाद, पढ़ने के बाद या कॉलेज के बाद नहीं पढ़ना है, तो वो तो लॉयर ना बने, क्योंकि लॉयर को दिन रात सुबह शाम पढ़ना पड़ता है। हर दिन नए केसेस आते हैं, हर दिन नए नए अपडेट, क्योंकि जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है कंप्यूटर का, वैसे ही हमें भी अपना नॉलेज अपडेट करते रहना पड़ता है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आप बैकडेट हो जाओगे और रिडंडेंट हो जाओगे, आपको उठा के कोई बाहर फेंक देगा, तो ये हमारे काम का नहीं रहा। इसलिए आपको लगातार अपने नॉलेज अपडेशन करना पड़ता है, आगे आगे चीजें पढ़नी पड़ती है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अभी हम लोगों को ऑनलाइन, जैसे अभी जूम पे वो चल रहे थे, हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो किसी भी वकील को, जो पुराने वकील हैं उन लोगों ने नहीं यूज किया लैपटॉप वगैरह, वो तो बेचारे वही फिजिकल हियरिंग वाले लोग हैं, 70-70, 80-80 साल के लोग हैं, पर किया उन्होंने, सीखा कैसे करते हैं। 75 ईयर्स के, 80 ईयर्स के लोगों ने जूम कॉल करके कोर्ट में अपना मामला, क्योंकि ना आपके सामने विटनेस एक साइड में एक स्क्रीन पे दिख रहा है, अब वो क्या हरकतें कर रहा है वो भी आपको नहीं दिख रही है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जज एक स्क्रीन पे है, लेफ्ट स्क्रीन पे, राइट स्क्रीन पे हमारा दूसरा वकील है, नीचे वाली स्क्रीन पे अब आपका क्लाइंट देख रहा है, आपका क्लाइंट भी आपको दिख रहा है, सब देख रहे हैं, क्योंकि जूम कॉल है तो सब लोग आ जाते हैं। असल प्रोसीडिंग में बहुत बार क्लाइंट नहीं भी आते हैं, बोलते हैं ठीक है अभी आज तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं होने वाली, सब आदमी अपने बैठे बैठे हाँ करो क्या हो रहा है देख तो लें एक बार, प्रोसीडिंग में हमारा वकील सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो ये सारे थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस नहीं बोल सकता मैं, ये चैलेंजेस हैं बेसिकली, ये आपको ओवरकम करने पड़ेंगे। ये मैंने लॉयर बनते बनते इन 4-5 चीजों को, इंग्लिश सुधारना, बोलना सीखना, साफ और स्पष्ट बोलना, और पोलाइट रहना, डिप्लोमेटिक रहना, ये जो चीजें हैं, और डिबेट कैसे करना, ये सारी चीजें जो है वो थोड़ा मैंने सीखा और चैलेंज अपनाया और आगे बढ़ा। तो सर अब लास्ट में ये है कि जो स्टूडेंट बनना चाहते हैं आपकी लॉयर या लॉयर की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ऐसी एडवाइस जो शॉर्ट और क्लियर हो और उनके करियर में काम आए। देखो, पहली बात तो लॉयर, अभी जैसे इंजीनियरिंग का एकदम से वो चला था, होड़ चली थी, सब इंजीनियर बन रहे थे, फिर उसके बाद एक एमबीए की होड़ चली, सब एमबीए करने लग गए। अभी फिलहाल मार्केट में लॉयर बनने की होड़ चली है। तो पहला मेरा ये पॉइंट है सारे व्यूअर्स के लिए और सारे यूथ के लिए वहां पे, कि होड़ में मत बढ़ो, कभी मत बढ़ो होड़ में, क्योंकि होड़ में जब बढ़ोगे तो या तो फिर एकदम ऐसे हो कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो तुम जीत। अगर आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो लड़ो जी। अगर आप मीडियोकर, क्योंकि देखो किसी को पता हो ना पता हो, बच्चे को खुद को पता होता है कि उसकी कहाँ फुटिंग है, वो इज स्टैंडिंग है, कहाँ कितने पानी में है वो, या कितनी इसकी स्थिति है। कि अगर तुम मछली को तुम पेड़ थोड़ी चढ़वा सकते हो, मछली से स्विमिंग कराओ, पेड़ चढ़ने के लिए बंदर है। तो आपको अपने हिसाब से सिचुएशन एनालाइज करो कि आपके लिए पहला प्रोफेशन कौन सा अच्छा। जिन्होंने चूज कर लिया कि उन्होंने लॉयर अच्छा है, उन्होंने क्या क्या सोच के लॉयर को चूज किया? क्या सिर्फ उसका चार देखा, सूट्स जैसे सीरियल देखे, हार्वी स्पेक्टर देखा और बोला कि हमें लॉयर बनना है? कि वाकई में उनके घर में कोई था, उनको देखा कि लॉयर बनना है, कि नहीं लोगों ने बोला कि लॉयर बनना है तो लॉयर बन रहे हैं?
पहले तो ये सोचो क्यों बनना है, आपका कारण स्पष्ट होना चाहिए। जैसे अर्जुन को पता था कि उसको आंख में निशाना मारना है, तो उसे पता था क्यों मारना है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपको लॉयर क्यों बनना है। पहले वो कारण को स्पष्ट रखो, जब कारण स्पष्ट हो जाएगा तो राह बनती चली जाएगी। पहले कारण को एनालाइज करो। मुझे लॉयर इसलिए बनना था क्योंकि मैं पैशनेट हूँ, मुझे लगता है कि मैं समाज का उद्धार करूंगा लॉयर बनने के बाद, और 4 लोगों को उनके राइट्स बताऊंगा, और अगर जिनके साथ कोई शोषण हो रहा है उन्हें बचाऊंगा। तो बनो लॉयर। फिर तुम मीडियोकर भी क्यों ना हो, तुम बन सकते हो। तुम तो एक्सट्रीमली पुअर भी क्यों ना हो, तुम बन सकते हो। लॉयर बनने के लिए आपकी इच्छा शक्ति क्या है, उस चीज को ड्राइव कैसे करते हो, मतलब आपको कौन सा फोर्स आपको ड्राइव कर रहा है, उस पर इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों के कहने पे बन रहे हो तो मत बनो, ये तो यहाँ आके स्ट्रगल करोगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें वो पसंद नहीं था प्रोफेशन, तुमने सब लोगों के कहने पे कर लिया। मेरे माता पिता और सबकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, और मैं इनफैक्ट खुद भी उसी होड़ में था, और मैंने आईआईटी का एग्जाम भी दिया था। मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम क्लियर किया, पर मुझे किस्मत से 12वीं मेरा दिमाग की बत्ती चमक गई। मैंने कहा, मुझे लगने लग गया कि मैं नहीं था, इसलिए मैंने बस कर लिया, क्योंकि मुझे आता था, मैंने कर लिया। मैंने साइंस मैथ्स पढ़ा था, मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम तो क्रैक कर लिया, IIEEE में सिलेक्शन भी आ गया। लेकिन मुझे उस दिन ये समझ में आ गया कि मेरे को ना ये पसंद नहीं है। ये मैंने बस कर लिया क्योंकि मेरे माँ बाप को मुझे दिखाना था कि हाय मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। तुम ये सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो मैं कर सकता हूँ, पर मुझे ये करना नहीं है। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को 12वीं के एग्जाम के बाद भी नहीं, जब मेरा क्लैट का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था, जब मुझे कॉलेज अलॉट हो गया था कि ये कॉलेज आपको मिल रहा है, तब मैंने पापा को बताया। मैंने कहा, पिताजी मुझे है ना लॉयर बनना है। क्यों, अभी तक तो इंजीनियरिंग कर रहे थे, बचपन से आज तक हमने तुम्हारी इंजीनियरिंग में 3-3 लाख रुपए साल की फीस भरी है, कोचिंग की फीसेस भरी है, ये करा है वो करा है, ये सब अभी क्यों बता रहे हो हमको। वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि आपको लगता था कि मैं इंजीनियर, मतलब मुझे बनना चाहिए, और मतलब मेरे को भी लगता था कि अगर मैं इंजीनियर बन के, मतलब मैंने सिर्फ एग्जाम भी क्रैक कर लिया तो अब तो मैं इंजीनियर बन सकता हूँ ना, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी तो है कि मैं बन सकता हूँ, पर बस मेरी इच्छा नहीं है वो बनने की। तो मैंने लॉयर बनने की कब से इच्छा जाग गई, तो मैंने कहा 1 साल पहले जागी थी 12वीं में, लेकिन बताया नहीं था बस मैंने आपको। तो क्यों ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने मुझसे रीजन पूछे वगैरह वगैरह। तो मेरा ये इच्छा इसलिए थी कि मुझे पावर और पैसा दोनों चीजें चाहिए थी। मेरी इच्छा थी कि मुझे एक एम्पावर्ड सिटीजन बनना था देश का, कि मेरे को कोई अब्यूज ना कर सके, कोई मेरा शोषण ना कर सके, वो मेरी इच्छा थी। और अगर कल को कोई आदमी मेरे पास आता है दुख दर्द लेके, तो मैं उसका कुछ हेल्प कर सकूं। इंजीनियर बन के मैं नहीं कर पाऊंगा वो हेल्प। इंजीनियर से मेरा रोल बहुत लिमिटेड हो जाएगा सोसाइटी में। बस जो काम कर रहा हूँ, टेक्सटाइल इंजीनियर तो कपड़े बनाऊंगा, मैकेनिकल इंजीनियर तो कार बनाऊंगा, उसी में जो चीजें कर सकता हूँ वो करूंगा। अगर कोई मुझ पर आ जाएगा गरीब इंसान की, भाई मेरे साथ मेरे मालिक ने जोर जबरदस्ती कर रहा है, मेरे बच्चे को अगवा कर लिया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। मेरे सामने भी कुछ गलत हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। तो मुझे एम्पावरमेंट चाहिए थी, इसलिए मैंने लॉयरिंग चूज करी, और मेरा हो गया तो मैंने बता दिया, मैंने कहा मैं यहाँ जा रहा हूँ, इंजीनियरिंग में छोड़ रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको चूज करना है कि पहले आपको क्यों चूज करना है, वो आप रीजन स्टेट करो, फिर उसके लिए सही प्रिपरेशन करो। क्लैट के एग्जाम होते हैं, दूसरे भी कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं, अच्छा कॉलेज पकड़ो। अगर आप 1 या 2 बारों में एग्जाम में नहीं निकल पा रहे, तो अपने आप को जोर जबरदस्ती करके जबरदस्ती कहीं निकालने की जरूरत नहीं है। बच्चों के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डॉक्टर बन रहे हैं, 5-5 बार ड्रॉप ले रहे हैं, 4 बार ड्रॉप ले रहे हैं। ये सारी बेवकूफियां बंद करो, क्योंकि अगर आप उस लायक होगे तो आपका 2 बार में तो हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है ना, तो मतलब आपके अंदर कोई तो ऐसी चीज है जो उसको रिक्वायर्ड है, जो कमी है आपके अंदर। अब 100 में से 90 नंबर पे कट ऑफ है, तुम्हारे 85 नंबर आ रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम 1 आध साल में निकाल लोगे। अब तुम्हारे 70 नंबर आ रहे हैं, और 70 और 90 के बीच में 1-2 लाख बच्चे बैठे हैं, और फिर भी तुम सोच रहे हो कि तुम 2 साल ड्रॉप लेके निकाल लोगे, तो नहीं हो पाएगा। इतना कोई इंटेलिजेंट 2 सालों में नहीं बन जाता। ये बहुत रियलिटी वाली बात है, लोगों को बुरा लग सकता है इस बात से, लेकिन ऐसा होता है। 1 के दुख के परसेंट होते हैं जो 70 से 100 ला के दिखा देते हैं, वो होते हैं जो फिर कुछ नहीं करते हैं उसके अलावा। उन्होंने ठान ली होती है कि हमें यही करना है और करके ही दिखाना है, वो और बात है। वैसे 2% लोग होते हैं, बाकी 98% ड्रॉप लेके खाली ही बैठते हैं। तो वो मत करो, अपने आप को किसी भी चीज के लिए फोर्स मत करो। देखिए, जब मैंने लॉ किया था तब लॉ इतनी ज्यादा डिमांडिंग फील्ड नहीं थी, तब लॉ नया नया आया था। NLU जैसे जो कॉलेजेस थे, क्लैट भी बहुत नया था उस समय, हमने क्लैट दिया, तब लोग इसके पीछे नहीं भाग रहे थे। हमें देखते हुए, हमारे प्रोफेशंस को देखते हुए, हमारे पैकेजेस को देखते हुए अभी के बच्चे सोच रहे हैं कि भैया हमें लॉ करना चाहिए। करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने आप को फोर्स मत करो कि मेरा हो ही जाना चाहिए, नहीं तो मैं किसी काम का नहीं हूं। ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने 1-2 बार ट्राई करो, प्रोफेशन के साथ ट्राई करो, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अपने लिए कोई और अच्छा प्रोफेशन चूज कर लो। आप जिस प्रोफेशन में अच्छे हो, दुकान खोल के बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद का करो, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी में आ जाओ, खुद से काम करना शुरू कर दो अपना। जबरदस्ती किसी के रेस में बांट देने की जरूरत नहीं है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता।
चाहिए। मैंने जहाँ जहाँ पे भी जो मैसेज दिए ना वो कुछ सोच समझ के दिए कि तुम्हारे व्यूअर्स तक भी वो चीजें पहुंच जाए। जी 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 बिल्कुल सर, उनके तक पहुंचेगी वो। ठीक है, ओके, जी सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच सर।